मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। सिग्नेचर रिजर्व बैंक गवर्नर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम फुल्ली आरबीआई टॉपिक के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो को, इस क्लास को आप देखने के बाद जो है आपको आरबीआई के बारे में कुछ भी जो है शेष नहीं रह जाएगा। आपको पढ़ने के लिए सब कुछ यहाँ पर जो है अपन डिटेल से यहाँ पर जो है आरबीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। सब कुछ उसके बारे में जानने वाले हैं जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं तो आरबीआई के बारे में जो है हम सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई जो है, यहां पर जो आरबीआई है इसको हम बोलते हैं, इसका पूरा नाम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक भी हम बोल सकते हैं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? यदि हम इसको थोड़ा सा और डेफिनेट करें तो यहां पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है, यहां पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसको हम बोलेंगे कि ये जो है अपने देश का, मतलब भारत का जो है ये केंद्रीय बैंक कहलाता है। भारत का कौन सा बैंक कहलाता है? केंद्रीय बैंक कहलाता है। और जो है इसके बाद यदि हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई जो है ये बैंकों का बैंक है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको हम महाजनों का महाजन भी कहते हैं और साथ में इसको अंतिम ऋणदाता भी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये केंद्रीय बैंक है, मतलब हमारे सेंटर में जो सभी बैंकों के लिए है ना, वो बैंक है, तो इसको केंद्रीय बैंक बोलेंगे। और साथ में जो है ये बैंकों का बैंक है, ये महाजनों का बैंक है, महाजनों का महाजन है और अंतिम ऋणदाता है। अंतिम ऋणदाता इसलिए है क्योंकि हम जो ऋण लेते हैं, हम अपनी बैंकों से ऋण लेते हैं, व्यापारिक बैंकों से ऋण लेते हैं, और व्यापारिक बैंक जो ऋण लेती है वो आरबीआई से ऋण लेती है, या वहां पर अपनी जमाओं को जो है जमाई करवाती है, स्वीकार करती है आरबीआई उनकी जमाओं को। क्लियर है क्या? मतलब अंतिम ऋणदाता है आरबीआई, है ना। वहां से आरबीआई से जो है व्यापारी बैंकों को ऋण मिलता है और व्यापारी बैंकों से हमें जो है ऋण मिलता है, ठीक है ना। बैंकों का बैंक है क्योंकि बैंकों पर ये बैंक है आरबीआई। क्लियर है क्या? और भारत का जो है ये केंद्रीय बैंक है। क्लियर है क्या? और साथ में जो है मौद्रिक अधिकारी भी इसको जो है कहा जाता है। इसको हम मौद्रिक अधिकारी भी कहते हैं क्योंकि मुद्रा के मूल्य पर इसका जो है आरबीआई का पूरा एक नियंत्रण होता है। मुद्रा पर, मतलब रुपए पर, जो हमारी देश की मुद्रा है रुपया, उस पर जो है आरबीआई का पूरा नियंत्रण होता है। मौद्रिक नीति जो है आरबीआई द्वारा अप्लाई की जाती है, लागू की जाती है, तो इस पर भी जो है आरबीआई का पूरा जो है नियंत्रण होता है। इसी को जो है इसी मौद्रिक नीति से आरबीआई जो है मुद्रास्फीति है, मुद्रा संस्फीति है, मुद्रा अस्फीति है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, है ना, इन सबको जो है आरबीआई द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने छोटा सा एक डेफिनेशन हम इसको देख रहे हैं कि आरबीआई की जो डेफिनेशन है हमसे क्या कहती है कि ये जो है हमारे भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, महाजनों का महाजन है और अंतिम ऋणदाता है और मौद्रिक अधिकारी भी इसको कहते हैं। क्लियर है क्या? नेक्स्ट यदि हम बात करें इसकी थोड़ा सा आरबीआई के बारे में कि इसकी पिछली हिस्ट्री क्या रही, तो यहाँ पर जो है आरबीआई की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ आरबीआई को हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये आरबीआई का जो स्थापना हुआ था वो किस टाइप से हुआ था, किसने किया था, किसका सहयोग था, किसकी सिफारिश पर हुआ, ये सारी चीजें हम जो है आरबीआई की हिस्ट्री में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये हमारी नेशनल करेंसी यानी इंडियन रुपी से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। आरबीआई आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मेंबर है। आईएमएफ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें वर्ल्ड की 190 कंट्रीज मेंबर्स हैं। आईएमएफ का मेजर रोल ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन बनाए रखना है। खैर, आरबीआई की स्थापना 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के सुझावों के आधार पर की गई थी। इस आयोग को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई एक प्राइवेट बैंक के रूप में एस्टैब्लिश किया गया जो 1949 में कंप्लीटली नेशनलाइज्ड हुआ। सबसे पहले जो आरबीआई को जो बनाया गया, आरबीआई की जो स्थापना की गई थी, उसके लिए यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आयोग को जो है 1920 में लाया गया था, हिल्टन यंग आयोग, है ना।
हिल्टन यंग आयोग को जो है 1920 में लाया गया था, जिसको 1926 में एक सिफारिश की गई, किसके द्वारा, हमारे जो बाबा साहब अंबेडकर हैं उनके द्वारा एक सिफारिश की गई। उनके द्वारा जो है यहाँ पर कुछ नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर जो है इसके लिए रखे गए कि जो है देखिएगा, यहाँ पर सन 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित भारतीय मुद्रा वित्त पर गठित शाही आयोग है क्या, हिल्टन यंग आयोग, ठीक है ना। 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित है ये, ठीक है ना। भारतीय मुद्रा तथा वित्त पर गठित शाही यंग आयोग है, शाही आयोग है ये हिल्टन यंग आयोग, ठीक है ना। इसके बाद जो है सन 1926 में जो है हिल्टन यंग आयोग ने सरकार से एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की थी, है ना। ये हिल्टन यंग आयोग ने सरकार से सिफारिश की, इसने काफी सारी सिफारिशें की, है ना, लेकिन उसमें से एक सिफारिश जो है इसने कौन सी की कि केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है उसको केंद्रीय बैंक बनाया जाए, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई को बनाया जाए। ये कब किया था इसने, 1926 में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सन 1934 में जो है विधानसभा में एक विधेयक जो है पेश किया गया, इस विधेयक को पारित भी किया गया और गवर्नर जनरल की सहमति इस पर जो प्राप्त हुई, तो फिर ये जो है एक एक्ट बन गया जिसको बोलते हैं हम एक्ट 1934, है ना। जो अधिनियम जो है ये बना, तो ये अधिनियम 1934 के तहत जो है आरबीआई को केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक जो है बनाने की सिफारिश की गई, ठीक है ना। और ब्रिटिश की वैधानिक सभा, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ने इसे जो है कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया। मतलब 1934 जो विधेयक पारित किया गया था विधानसभा में, ठीक है ना, तो वो जो है ब्रिटिश की जो वैधानिक सभा है उसके द्वारा इसको कानून का स्वरूप देते हुए इसको बताया गया कि ये जो है भारत का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 है। मतलब इसका नाम दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक 1934, ठीक है क्या। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है अपना एक स्वरूप जो है ले लिया था, कब, मतलब एक केंद्रीय बैंक के रूप में काम करने लगी थी भारतीय रिजर्व बैंक। वो कब करने लगी थी, 1 अप्रैल 1935, मतलब 1 अप्रैल 1935 में इसने जो है अपना परिचालन जो है शुरू कर दिया था भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है। तो यहां पर जो है अपन एक बार वापस से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि 1920 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है स्थापित किया गया था हिल्टन यंग आयोग को, जो कि भारतीय मुद्रा और वित्त पर एक जो गठित शाही आयोग था। और 1926 में जो है इसको जो है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर जो है एक केंद्रीय बैंक बनाने की जो है सिफारिश की गई, ठीक है ना। 1926 में सिफारिश की गई है और ये जो है एक्ट बना है 1934, जो कि इस एक्ट के थ्रू जो है आरबीआई को जो है स्थापित किया गया था। जो आरबीआई है स्वतंत्र रूप से भारत के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में जब काम करने लगी, तो वो काम करने लगी 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर है क्या, ठीक है। और ये जो कानून बनाया था 1934, एक्ट 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ये जो है ब्रिटिश की विधानसभा, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इसने जो है इसको कानून का रूप दिया, ठीक है ना। और इसके थ्रू ये एक्ट है, एक्ट के थ्रू जो है 1 अप्रैल 1935 को ये जो है आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक बन पाया। क्लियर है क्या। उसके बाद हम यदि बात करें थोड़ा आगे, तो यहाँ पर जो है बाबा साहब अंबेडकर की जो है विशेष जो है यहाँ पर भूमिका रही आरबीआई को जो है केंद्रीय बैंक बनाने में, क्योंकि यहाँ पर जो है भारत के ये जो बाबा साहब अंबेडकर है, भारत के जो है इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थज्ञ हैं, ठीक है ना। इन्होंने जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अपनी जो है अहम भूमिका यहाँ पर जो है निभाई है। उन्होंने अपने सिद्धांत बताए, उन्होंने इसके लिए जो है कुछ सिद्धांत रखे और इनके आधार पर जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है ये कानून लाया गया था 1934, जो कि किसकी सिफारिश के अकॉर्डिंग, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश। इसमें जो है इसके निर्देशक सिद्धांत जो है, दिशा निर्देशक जो तत्व है, वो
बाबा साहब अंबेडकर की इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही है। ठीक है, उसके बाद जो है भारत की जो है इसलिए जो बैंक आरबीआई है इसकी कार्य पद्धति, मतलब ये कार्य कैसे करेगी, काम करने की जो शैली होगी वो कैसा होगा, इसका दृष्टिकोण कैसा होगा, इस सबको जो है बाबा साहब जो अंबेडकर हैं इन्होंने जो है हिल्टन यंग आयोग के सामने अपने मत रखे कि इस टाइप से जो है इसको काम करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा 1926 में ये जो कमीशन है भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था 1926 में। ठीक है ना, जो कमीशन बनाया था ये कमीशन जो है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये आपको याद रखना है 1926 में आया था, इसके नाम से जो है ये कमीशन आया था। ठीक है ना, उसके बाद जो है ब्रिटिश की वैधानिक सभा द्वारा इसे जो है कानून बना दिया, हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जिसका नाम दिया गया था क्या, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। किसको नाम दिया, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसको जो है 1926 में लाया गया था, जिसको ब्रिटिश की वैधानिक सभा द्वारा जो है इसको एक्ट बना दिया गया, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 1934, और इसके अकॉर्डिंग जो है आरबीआई को स्थापित किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर है, यहां तक सब कुछ यहां पर डिस्कस किया हमने। अब देखो ये जो है एक रिपोर्ट है जो हमने बात की थी इसमें कि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये जो है उस टाइम की रिपोर्ट है। ठीक है ना, ये मैंने कहीं से जो है नेट से जो है यहाँ पर पेस्ट किया है, तो ये जो है आप देख सकते हो ये रिपोर्ट रही थी, जिसको एक्ट 1934 का यहाँ पर नाम दिया गया था। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर कि जो आरबीआई है इसका जो केंद्रीय कार्यालय है, मतलब जो इसका हेडक्वार्टर है वो पहले कोलकाता में था। 1 अप्रैल 1935 को जब ये खोली गई थी, ओपन की गई थी, मतलब भारत के लिए केंद्रीय बैंक के लिए, तो ये इसका कार्यालय कोलकाता में रखा गया था। लेकिन बाद में जो है इसका परमानेंट 1937 में जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में कर दिया गया था। ठीक है ना, देखो ये जो है जब ये कोलकाता में थी तो इसका एड्रेस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इसका एड्रेस है कोलकाता का, 1 अप्रैल 1935 का है। उसके बाद जो है इसका नया ऑफिस जो है यहाँ पर ये वाला है। ठीक है ना, और इस ऑफिस में जो है अभी ये जो है फिलहाल काम कर रही है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ये 1937 में मुंबई में जो है परमानेंटली जो है स्थापित कर दी गई थी। इससे पहले वो कोलकाता में हुआ करती थी। 1 अप्रैल 1935 को जब इसकी स्थापना हुई तो वो कोलकाता में इसको जो है लाया गया था, मतलब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। अभी जो इसका हेडक्वार्टर है वो 1937 के बाद परमानेंटली यहाँ पर मुंबई में है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर आरबीआई की, तो आरबीआई को शॉर्ट में हम यदि देखें अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि सन 1926 में हिल्टन यंग आयोग आया और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 यहाँ पर जो है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर लाया गया, और इस सिफारिश के अकॉर्डिंग जो है भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 में अपने परिचालन मतलब अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था स्वतंत्र रूप से भारत के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में। उसके बाद जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपको थोड़ा याद रखना है, भारत का जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है कि ये जो हुआ था ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है ना, ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक पहले निजी बैंक थी, राष्ट्रीयकरण होने से पहले ये जो है स्वतंत्रता से पहले निजी बैंक थी, है ना, मतलब सरकार के हाथ में नहीं थी, ये निजी बैंक थी, है ना। लेकिन उसके बाद जो है इसको 1 जनवरी 1949 को जो है भारतीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का यहां पर जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब होगा कि भारत की सरकार ने इसको अपने अंडर में ले लिया था। कब लिया था? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो 1949 से ये जो भारत सरकार के उपक्रम के रूप में जो है यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं कि क्योंकि ये इसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद जो है भारत सरकार का ये उपक्रम हो गया, है ना, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक मतलब पूरी एक पॉलिसी का, है ना। तो ये जो है 1949 के बाद हो पाया। ठीक है ना, 1949 से पहले जो है ये निजी बैंक के रूप में जो है कार्य कर रही थी। क्लियर है यहाँ तक?
उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर आरबीआई की जनरल यदि हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखें तो भारत का जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, ये जो है इसका मुख्यालय हमने यहाँ पर देखा कि 1935 तक, तो यहाँ 1935 से 1937 तक यहाँ जो है कोलकाता में था, लेकिन अभी परमानेंटली यदि हम इसका हेडक्वार्टर देखें तो ये जो है मुंबई में है 1937 से। ठीक है, उसके बाद आरबीआई का जो लेखा वर्ष है, हम इसको वित्त वर्ष भी बोल सकते हैं, इसका आरबीआई का लेखा वर्ष जो है, अकाउंटिंग ईयर जो है, वो 1 जुलाई से जो है 30 जून तक रहता है। ये थोड़ा याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद जो है आरबीआई की जो प्रतिनिधि संस्था है, मतलब यहाँ पर ये है प्रतिनिधि संस्था, मतलब एसबीआई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आरबीआई है, ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय सभी जगह नहीं होते हैं, है ना। मतलब आरबीआई केवल जो है वो मुंबई में है, लेकिन इसके स्थान पर जो है सभी जगह जो कार्य करती है वो एसबीआई करती है आरबीआई के लिए डायरेक्ट, है ना। उसके बाद हम यदि बात करें तो आरबीआई का जो क्षेत्रीय कार्यालय, मैं आपको बता चुका हूं, आरबीआई का जो क्षेत्रीय कार्यालय वो नहीं होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय नहीं होते, इसकी प्रतिनिधि संस्था के रूप में एसबीआई यहाँ पर काम करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आरबीआई का जो प्रमुख पदाधिकारी है वो जो है गवर्नर होता है, और वो 3 साल के लिए यहाँ पर बनाया जाता है, हर 3 साल में। ठीक है ना, यहाँ पर जो आरबीआई का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो कौन होता है, प्रमुख पदाधिकारी वो कौन होता है, गवर्नर होता है, और वो प्रत्येक 3 साल में जो है चेंज कर दिया जाता है। मतलब उसको जो कार्यालय होता है वो 3 साल का होता है, 3 वर्ष में जो है वो उसके स्थान पर कोई दूसरा मतलब व्यक्ति यहाँ पर अपना पद ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें कि यदि आरबीआई के गवर्नर यहाँ पर अभी तक कितने रहे, कौन से रहे, कब कौन सा गवर्नर बनाया गया, तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट जो गवर्नर है यहाँ पर सर, इसका पूरा नाम है सर ऑसबॉर्न, यदि आपको दिखाई दे रहा हो, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया, और ये 30 जून 1937 तक जो है अपने पद पर स्थापित गवर्नर के रूप में रहे थे। उसके बाद जो है ये कंटिन्यू रहे थे, जो है अभी तक यदि हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक गवर्नर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के वो टोटल 25 बन चुके हैं। मतलब 25वां जो है यहाँ पर अपने लास्ट यदि गवर्नर की बात करें तो 12 दिसंबर 2018 को यहाँ पर जो है शक्तिकांत दास को यहाँ पर जो है आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। और इससे भी थोड़ा पहले आपको याद रखना है कि इससे पहले जो है उर्जित पटेल जो है आरबीआई के गवर्नर थे, जो कि 2016 से 2018 तक यहाँ पर जो है गवर्नर के रूप में अपने पद पर रहे। ठीक है ना, और बाकी सभी गवर्नर को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि भाई फर्स्ट कौन से थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और एक ये भी आपको याद रखना है जो ऑसबॉर्न स्मिथ थे ये स्वतंत्रता से पहले थे गवर्नर। जो स्वतंत्रता के बाद जो अपने 1949 के बाद जो मतलब राष्ट्रीयकरण जब हो गया था, उसके बाद जो गवर्नर बने वो तीसरे गवर्नर थे, जिसका नाम है सीडी देशमुख, जो कि 11 अगस्त 1943 को यहाँ पर बने थे। 11 अगस्त 1943 से ये 30 जून 1949 तक यहाँ पर ये रहे, सीडी देशमुख। ठीक है ना, मतलब ये स्वतंत्रता के बाद जो मतलब ये बन तो स्वतंत्रता से पहले ही गए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी ये रहे थे, जो कि स्वतंत्रता के बाद यदि हम फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे। ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो है इनको 3-3 साल के लिए बनाया जाता था। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट यदि हम बात करें प्रमुख गवर्नरों की, तो यहां पर मैंने आपको बताया फर्स्ट जो गवर्नर थे, ये जो है मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है देखने के लिए लगाया भी है कि तो ये जो है आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे और भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर हैं। ये क्लियर है क्या? नेक्स्ट यदि हम बात करें जो प्रमुख गवर्नर में यदि हमें याद रखना है, तो ये जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सीडी देशमुख, है ना, जिनका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, है ना। और ये जो है भारत में आरबीआई के जो है तीसरे क्रम के गवर्नर रहे। स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के प्रथम गवर्नर यहाँ पर आरबीआई के ये रहे। क्लियर है क्या? इनका नाम है सीडी देशमुख, जिनका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा प्रमुख गवर्नर में जो है आपको याद रखना है, जिनका नाम है उर्जित पटेल, जो आपके सामने है। उर्जित पटेल, डॉक्टर उर्जित पटेल, जो कि ये 24वें क्रम के जो है गवर्नर रहे हैं
और इनकी यदि बेसिक हम यदि डिटेल यहाँ पर देखें तो ये जो है उर्जित पटेल हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे हैं। और इनका जन्म वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, पिछला कार्यकाल इनका थोड़ा सा याद रख लेना, 16 से 18 में रहे ये, 2016 से 2018 में। और इन्होंने जो है शिक्षा जो प्राप्त की है जो जिस यूनिवर्सिटी से, वो है येल यूनिवर्सिटी, येल विश्वविद्यालय 1990, है ना। और बाकी आपको जो है इसमें यदि मोस्ट यदि इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है तो ये आपको याद रखना है कि 24वें क्रम के जो गवर्नर थे, जो कि प्रेजेंट से जस्ट पहले, है ना, वो उर्जित पटेल, डॉक्टर उर्जित पटेल थे, जो कि 2016 से 2018 में अपने आरबीआई के गवर्नर पद पर स्थापित रहे, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम बात करें आरबीआई के प्रमुख गवर्नर, जो कि 25वें गवर्नर हैं, जो कि आपके सामने हैं, शक्तिकांत दास जी, जो कि भारत के रिजर्व बैंक के जो है प्रेजेंट में जो है अभी आज गवर्नर हैं। और ये 25वें क्रम के गवर्नर हैं। और यदि हम इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन देखें तो ये जो है तमिलनाडु से है, 1970 के बैच के हैं। इन्होंने जो आईएएस भी जो है, आईएएस अधिकारी भी ये रहे हैं 1970 बैच के, है ना, तमिलनाडु के जो है ये आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं ये। और वर्तमान में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें क्रम के रूप में जो है ये गवर्नर के रूप में कार्यरत है। और प्रारंभ जो है इन्होंने कब किया था गवर्नर, मतलब पद कब जो है इन्होंने ग्रहण किया था, 2018 में। 2018 से अभी तक जो है ये गवर्नर है। वैसे तो 3 साल में गवर्नर से जो है, गवर्नर पद जो है 3 साल के लिए रहता है, आरबीआई के गवर्नर 3 साल के लिए रहते हैं, लेकिन इनका जो कार्यकाल है इनको बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। और ये कार्यकाल जो बढ़ाया गया वो इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि बीच में जो है कोरोना काल आ गया था, इसके चक्कर में जो है गवर्नर जो है नए नहीं बना पाए। तो अब जो है नए गवर्नर बनेंगे। अभी जो है फिलहाल जो है ये 25वें क्रम के गवर्नर हैं, जो कि शक्तिकांत दास जी हैं, जिनको आपको एग्जाम दृष्टि से थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम चलते हैं केंद्रीय निर्देशक बोर्ड। ये भी थोड़ा सा देख लेना है आपको, केंद्रीय निर्देशक बोर्ड में कौन कौन आता है। देखो, फर्स्ट जो है गवर्नर होता है, जो कि प्रमुख अधिकारी होता है आरबीआई का। फर्स्ट जो एक ही गवर्नर होता है, उसके अंडर में जो है 4 उप गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम बात करें तो कार्यपालक निर्देशक होता है। उसके बाद जो है प्रधान मुख्य महाप्रबंधक होता है, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक होता है, मुख्य महाप्रबंधक होता है, महाप्रबंधक होता है उसके नीचे, फिर उप महाप्रबंधक होता है, और फिर जो है सहायक महाप्रबंधक होता है, और फिर प्रबंधक होता है, फिर सहायक प्रबंधक होता है, फिर स्टाफ होता है। स्टाफ जो है लास्ट में आएगा यहाँ पर, सहायक स्टाफ, जो कि यहाँ पर इनकी हेल्प करेगा। लेकिन आपको पूरा याद नहीं रखना है, पूरा याद, यदि पूरा रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो है आपको मुख्यतः जो है यहाँ पर एक तो गवर्नर होता है, उसके अंडर में जो है 4 उप गवर्नर होते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है इसका केंद्रीय निर्देशक बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर जो केंद्रीय निर्देशक बोर्ड, जिसको मैंने आपको मोस्ट बताया, उसमें जो है गवर्नर जो है होते हैं, मतलब जो मुख्य गवर्नर होता है वो प्रेजेंट में अभी आपको बताया कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी, जिनके अंडर में जो है 4 उप गवर्नर होते हैं, जिनका नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चित्र के साथ, तस्वीर के साथ, यहाँ पर फोटो के साथ। कि फर्स्ट जो है श्री एम के जैन है, दूसरा जो है डॉक्टर एम डी पात्रा है, मतलब पात्र हैं। उसके बाद जो है श्री एम राजेश्वर राव है, और जो 4th नंबर के हैं वो श्री टी रवि शंकर जी हैं। सूचना का अधिभार इनको जो है सौंपा गया है ना, मतलब कोई भी सूचना जब देनी होती है तो जो है इनके द्वारा दी जाती है। तो इस टाइप से जो है ये गवर्नर, और इसके नीचे जो है 4 उप गवर्नर है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी गवर्नर जो है शक्तिकांत दास जी हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट आपके लिए है वो गवर्नर आपको याद रखना है। 25वें क्रम के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। उससे पहले जो है 24वें क्रम के जो गवर्नर हैं उर्जित पटेल जी हैं, ठीक है। उसके बाद हम यदि बात करें यहाँ पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो कार्य हैं, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य है वो है नोट निर्गमन का, मतलब नोट को छापने का जो काम करती है वो केवल हमारी भारतीय रिजर्व बैंक ही करती है। इनको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। फर्स्ट हम इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं, है ना। उसके बाद जो है ये बैंकों का बैंक है, मतलब बैंकों के ऊपर बैंक है, मतलब हमारा बैंक और हमारे बैंक के ऊपर ये आरबीआई एक बैंक है, बैंकों के ऊपर बैंक है।
ठीक है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट है सरकार का ये बैंक है, मतलब सरकार के जो भी खाते हैं, मतलब अकाउंट जो है सरकार के, सरकार को ऋण लेना है तो आरबीआई से लिया जाता है। तो इस टाइप से जो है ये सरकार का भी हम इस आरबीआई को क्या बोलेंगे, बैंक बोलेंगे। उसके बाद जो है भारत जो बैंकिंग नीति जो जारी की जाती है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम बात करें कि मौद्रिक नीति को भी जो है आरबीआई जारी करती है। ये बैंकिंग नीति क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, इसको हम डिटेल से थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी हम केवल पॉइंट देख रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पर ये आरबीआई द्वारा काम किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। उसके बाद जो है विदेशी विनिमय कोष की व्यवस्था भी जो है आरबीआई द्वारा की जाती है। और परामर्श का कार्य, यदि सरकार को वित्त परामर्श का कार्य मतलब वित्त परामर्श देना है तो इसका कार्य भी जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और समाशोधन का कार्य, मतलब लेन देन का जो समाशोधन है बैंकों के बीच में जो है, उसका कार्य भी जो है आरबीआई के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और आंकड़ों का जो प्रकाशन है, मतलब जब भी कोई आंकड़े जो है जनता के सामने जो है प्रदर्शन करना हो, जिनका शो करना हो, जनता को जो बताना हो कि आरबीआई की जो है क्या एसेट है, क्या मतलब सब कुछ जो है आरबीआई के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जनता के लिए दी जानी हो, वो जो है उनके लिए आंकड़ों का प्रकाशन आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम बात करें कि साख पर जो है नियंत्रण बनाए रखने का कार्य भी जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। साख पर नियंत्रण मतलब साख मतलब रुपए, है ना, मतलब रुपए पर, महंगाई पर, मुद्रास्फीति पर जो नियंत्रण किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, साख को नियंत्रण करके, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ एक कार्य है जो आपके सामने है, ये थोड़ा याद रखना है। ये ऑप्शन में पूछ ले जाते थे आरबीआई का कौन सा कार्य है, आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कुछ कार्य आपको याद रखने हैं। इनको अब हम एक एक कर जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नोट निर्गमन का कार्य जो आरबीआई करती है वो कैसे करती है। तो यदि हम बात करें नोट निर्गमन की, तो और मैक्सिमम जो है आरबीआई के पास जो संविधान के अनुसार, जो कानून के अनुसार जो इसमें जो है छापने का जो अधिकार है वो 10,000 रुपए तक का एक नोट 10,000 रुपए तक का आरबीआई छाप सकती है। लेकिन आपके माइंड में एक छोटी सी बात रहती है कि आरबीआई ज्यादा नोट छापकर जो है हमारे देश की गरीबी को दूर क्यों नहीं करती। मतलब नोट छापने से जो है यदि गरीबी दूर हो सकती है तो आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करती है। तो फर्स्ट तो हमारा यहाँ पर ये थोड़ा सा समझने की बात है कि नोट छापने से गरीबी दूर नहीं होती, क्योंकि नोट की खुद की एक कोई वैल्यू नहीं होती। नोट की वैल्यू जो होती है वो क्यों होती है और कैसे होती है वो हम यहाँ पर इंडिया में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सस्टेन करना और इंडिया के क्रेडिट सिस्टम को मेंटेन करना है। इतना ही नहीं, आरबीआई भारत के फॉरेन रिजर्व्स को भी मैनेज करता है। ये देश के बाहर रुपए के वैल्यू को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है। खैर, इन फंक्शंस में अगर करेंसी इशुएंस की बात करें तो आरबीआई करेंसी नोट्स और कॉइन्स के सफिशिएंट सप्लाई, इशू और एक्सचेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही नोट्स और कॉइन्स की क्वालिटी का भी आरबीआई ख्याल रखता है। इनफैक्ट जो नोट्स खराब या फट जाते हैं उन्हें भी आरबीआई मशीन द्वारा डिस्ट्रॉय करता है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भले ही कॉइन्स का सर्कुलेशन आरबीआई की जिम्मेदारी हो, लेकिन उनके मिंटिंग यानी प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट की होती है। जी हाँ, कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत सिक्कों की मिंटिंग का काम आरबीआई का नहीं बल्कि भारत सरकार के हाथ में होता है। इसके अलावा आरबीआई की जो यूनिट नोट प्रिंटिंग का काम करती है वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक का नोट प्रिंट कर सकती है। अगर आरबीआई को इससे बड़े डिनोमिनेशन के नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 अमेंड करना होगा। दोस्तों, नोट्स प्रिंट करने के लिए पूरे भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो महाराष्ट्र के नासिक, एमपी के देवास, कर्नाटक के मैसूर और वेस्ट बंगाल के सलबोनी में स्थित हैं, जहां देवास और नासिक की प्रिंटिंग को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वहीं आरबीआई के अंडर सलबोनी और मैसूर प्रिंटिंग प्रेस आते हैं। हर साल की शुरुआत में आरबीआई इन प्रिंटिंग प्रेस को नोट्स प्रिंट करने का शेड्यूल बता देता है, जिसमें इन्फॉर्म किया जाता है कि उन्हें कब और कितने नोट्स प्रिंट करने हैं। आरबीआई के देश भर में अवेलेबल 31 रीजनल ऑफिसेज ये डेटा आरबीआई को प्रोवाइड कराते हैं, जिसे बाद में प्रिंटिंग प्रेस को दिया जाता है। इतना ही नहीं, आरबीआई अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू ये अनुमान करता है कि साल में कितने नोट्स सर्कुलेशन में हैं, कितने नोट्स पिछले साल नष्ट कर दिए गए हैं, कितने न्यू नोट्स प्रिंट करने हैं और कितने खराब नोटों को मार्केट में रिप्लेस करना। इन फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री की
कॉइन्स एंड करेंसी डिवीजन से कंसल्ट करता है और आपस में कंसल्टेशन के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इस साल कितने नोट्स प्रिंट किए जाने हैं। दोस्तों, इस जानकारी के बाद ये पता चलता है कि केवल आरबीआई और गवर्नमेंट के पास ही करेंसी और कॉइन से संबंधित पावर्स हैं, जिनके थ्रू वो जब चाहें और जितना चाहें नोट्स प्रिंट कर सकते हैं। इसलिए ये सोचना स्वाभाविक है कि इतने अधिकार होने के बावजूद भी क्यों नहीं आरबीआई अपनी मर्जी के मुताबिक नोट्स प्रिंट कर लेता है। दोस्तों, इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला है, गवर्नमेंट उतने ही नोट की वैल्यू क्रिएट कर सकती है जितने उसके पास एसेट्स हैं, और दूसरा कारण इन्फ्लेशन है। हम अगले सेक्शन में इन रीजंस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत में करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी एमआरएस के आधार पर की जाती है। ये सिस्टम भारत में 1957 से लागू है। इस सिस्टम के अनुसार आरबीआई को हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपीस के एसेट्स यानी संपत्ति बनाए रखनी होती है। इन 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपीस सोने के रूप में और बाकी 85 करोड़ रुपीस फॉरेन करेंसी के रूप में होने चाहिए। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई इंडियन इकोनॉमी की ज़रूरत के हिसाब से आरबीआई एक्ट 1934 के तहत नोट्स प्रिंट करता है। वहीं दूसरी ओर आरबीआई गवर्नर द्वारा करेंसी नोट्स पर उसका प्रॉमिस केवल ये सुनिश्चित करने के लिए प्रिंटेड रहता है कि आरबीआई ने करेंसी की वैल्यू के बराबर सोना अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। तो नोट नो जो निर्गमन का कार्य है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है, ये आपको याद रखना है, और किसी बैंक के द्वारा नोट निर्गमन का कार्य नहीं किया जाता है। ये जो नोट निर्गमन का कार्य केवल इस पर जो अधिकार है वो केवल आरबीआई का है। किसी और के द्वारा, किसी भी बैंक के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा नोट नहीं छापे जा सकते। केवल आरबीआई जो है नोट निर्गमन का कार्य करती है हमारे भारत देश में और सभी में, है ना। उसके बाद जो है बात अगर नोट निर्गमन की करें तो यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखनी है कि जो नोट निर्गमन, मतलब मैं अभी आपको बता रहा था कि नोट को आरबीआई जो है मन चाहे क्वांटिटी में क्यों नहीं छाप लेती है ना। तो वो क्यों नहीं छापती है, क्योंकि इसके पीछे जो है इसका राज है जो आपके सामने है कि जो भारत में नोट निर्गमन का जो कार्य किया जाता है वो न्यूनतम कोष प्रणाली को यहाँ पर जो है नोट निर्गमन के लिए अपनाया जाता है। न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है कि यहाँ पर न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाने के लिए यहाँ पर जो है आरबीआई को 200 करोड़ की जो है एसेट के रूप में जो है कुछ रखना पड़ता है। वो क्या है तो वो आपके सामने है, देखो। एक तो गोल्ड रखना पड़ता है। कितना गोल्ड रखना पड़ता है, तो ये गोल्ड आपको जो यहाँ पर आरबीआई को रखना पड़ता है ये कम से कम 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होता है ना। कम से कम है, ज्यादा तो हो सकता है लेकिन कम से कम जो है कंटिन्यू जो है नोट छापने के लिए कम से कम 115 करोड़ रुपए का जो है गोल्ड यहाँ पर आरबीआई को रखना पड़ता है। दूसरा क्या, दूसरा इसमें फॉरेन करेंसी होती है, विदेशी प्रतिभूतियां, है ना, जो कि 85 करोड़ रुपए की जो है विदेशी प्रतिभूतियां फॉरेन करेंसी जो है गवर्नमेंट को जो है यहाँ पर मतलब आरबीआई जो यहाँ पर रखनी पड़ती है, जो कि विदेशों में जो है ये डिपॉजिट होती है। आईएमएफ के पास जो है डिपॉजिट हो सकती है, किसी और किसी कंट्री के पास जो है हमारी ये विदेशी प्रतिभूति के रूप में जो है हमारे पास हो सकती है। मतलब फॉरेन करेंसी हमारे सरकार के पास जो है, आरबीआई के पास जो है पहले से जो है डिपॉजिट हो सकती है। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए वो फॉरेन करेंसी, 85 करोड़ जो है फॉरेन करेंसी जो है आरबीआई के पास होनी चाहिए नोट निर्गमन, नोट छापने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली। उसके स्थान पर जो है यहाँ पर गोल्ड होगा, कितने का, 115 करोड़ का, ठीक है ना। और साथ में फॉरेन करेंसी होनी चाहिए जो कि कम से कम कितनी होनी चाहिए, 85 करोड़ की। क्लियर है, टोटल 200 करोड़ हो गया। तो 200 करोड़ की जो है इस टाइप से जो है एसेट जो है न्यूनतम कोष प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पर आरबीआई के द्वारा यहाँ पर रिजर्व रखी जाती है, ठीक है ना। और फिर जो है आरबीआई यहाँ पर नोट को छापती है ना। मतलब गोल्ड है तो गोल्ड इसलिए रखा जाता है कि यदि कोई भी आपदा आती है देश पर तो हमारा रुपया जो एक कागज का टुकड़ा है उसकी कोई अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। गोल्ड जो है वो एक पूरे विश्व में किसी भी देश में उसकी एक वैल्यू है, उसको सब कोई खरीदना चाहता है, एक वैल्यू देना चाहता है ना। और उस वैल्यू से जो है हम अपनी कभी भी जो है एक इमरजेंसी यदि देश में आ जाती है तो उस गोल्ड को जो रखे हुए 115 करोड़ के गोल्ड को हम विदेशों में कहीं से भी मतलब किसी भी देश से जो है
अपनी आवश्यकताओं की इमरजेंसी में पूर्ति कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो है ये गोल्ड जो है रिजर्व रखा जाता है और इसके एवज में जो है आरबीआई जो है नोट को जो है छापती है, ठीक है ना। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर जो है दो पद्धति होती है नोट छापने की। तो भारत में जो है आरबीआई द्वारा पहले जो नोट निर्गमन की जो पद्धति थी वो थी अनुपातिक कोष प्रणाली। मतलब अनुपातिक कोष प्रणाली से जो है नोटों का निर्गमन किया जाता था। ये अनुपातिक कोष प्रणाली का मतलब क्या है कि जो आरबीआई है पहले जो अनुपातिक कोष प्रणाली को यूज करती थी, लागू करती थी, वो ये है कि यहाँ पर जीडीपी के कुछ जीडीपी जो मतलब देश की जो भी जीडीपी थी उसके कुछ अनुपात में जो है नोटों का निर्गमन किया जाता था आरबीआई के द्वारा। लेकिन बाद में जो है इसको फिक्स कर दिया गया कि 200 करोड़ जो है फिक्स होगा, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड होगा, 85 करोड़ की जो है विदेशी प्रतिभूति होगी, मतलब फॉरेन करेंसी होगी। तो जो है इसको फिक्स कर दिया गया। पहले जो है ये कम ज्यादा कितनी भी हो सकती थी, अनुपातिक में एक अनुपात होता था कि भी जीडीपी यदि जैसे 1 लाख की जीडीपी है तो उसका जो है एक हिस्सा, एक अनुपात, जैसे 1 लाख की है, 1 लाख की हम यदि जीडीपी माने तो उसका जो है जैसे मान लीजिए 60% नोट छाप दिया, है ना। तो इसको बोलते हैं हम अनुपातिक परिवर्तन, अनुपातिक कोष प्रणाली। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम कोष प्रणाली में क्या होता है कि फिक्स ही कर दिया कि फिक्स इतना तो रहेगा, इससे ज्यादा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहां पर जो है नोट निर्गमन करना, मतलब नोट निर्गमन के लिए जो है कौन कौन से नोट छापे जाते हैं। प्रेजेंट की बात करें तो आरबीआई द्वारा जो है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 के रुपए जो है आरबीआई के द्वारा छापे जा सकते हैं नोट के रूप में, जिस पर जो है गवर्नर के जो है हस्ताक्षर होते हैं, है ना। प्रेजेंट में जो भी गवर्नर होगा उनके हस्ताक्षर इन पर, यदि नोट प्रेजेंट में कोई भी छप रहा है तो प्रेजेंट में जो भी गवर्नर होगा उसी के जो है यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। बाकी ऐसा नहीं कि पिछले जो गवर्नर रहे उनके नोट रुक जाएंगे, है ना। पिछले के यदि छप चुके हैं तो वो मार्केट में चलते रहेंगे, सर्कुलेट होते रहेंगे। बाकी जो है यदि नए नोट छपते हैं तो उन पर जो सिग्नेचर होगा वो नए गवर्नर का, प्रेजेंट गवर्नर का होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहां पर यदि हम बात करें तो जो 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए का नोट है, देखो यहां पर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 का रुपए, 2000 रुपए का जो नोट है वो आरबीआई के द्वारा छापा जाता है। लेकिन 1 रुपए का नोट याद रखना, ये भारत सरकार के द्वारा छापा जाता है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इसको जारी करता है 1 रुपए के नोट, ठीक है ना। 1 रुपए के नोट को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय यहाँ पर जो है 1 रुपए का नोट जारी करता है और इस पर जो है वित्त सचिव के जो है सिग्नेचर होते हैं। देखो बाकी सब पर तो, सभी नोटों पर तो जो है गवर्नर के, आरबीआई के गवर्नर के जो है साइन होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर जो है वित्त सचिव के जो है सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो जो वित्त सचिव है प्रेजेंट में वो टीवी सोमनाथन है, भारत के वित्त सचिव, है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये जो है टीवी सोमनाथन है प्रेजेंट में। इससे पहले जो है अजय भूषण थे, ठीक है ना, ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। बाकी अभी जो है प्रेजेंट में टीवी सोमनाथन है, ठीक है ना। और इनका ही जो है अभी प्रेजेंट में जो है यदि 1 रुपए का नोट छापा जाता है तो ये जो है वित्त सचिव जो कि टीवी सोमनाथन, उसके साइन होंगे। और ये जो है भारत की सरकार, मतलब भारत सरकार के निर्देशन पर जो है 1 रुपए का नोट छापा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम कि जो यहां पर जो है वित्त सचिव जो आपको बता रहा था टीवी सोमनाथन, ये आपके सामने है ना। थोड़ा सा मुंह अभी इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है थोड़ा सा, तो ये टीवी सोमनाथन है। अब देखो यहां पर आपके सामने है कि जो 1 रुपए का जो नोट है इस पर रिजर्व बैंक, सभी नोटों पर आप देखना, आपके पास जो भी नोट है उन पर देखना सभी पर जो है आरबीआई लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। लेकिन 1 रुपए का नोट यदि आपके पास हो तो उस पर देखना, उस पर लिखा होता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। और यहाँ पर जो है इसमें जो साइन किए जाते हैं वो वित्त सचिव के यहाँ पर जो है साइन होते हैं, है ना। बाकी सभी नोट पर जो है गवर्नर के साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के। बाकी जो 1 रुपए का जो नोट है इस पर वित्त सचिव जो कि प्रेजेंट में टीवी सोमनाथन है, इसके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम बात करें तो देखो यहां पर जो है भारतीय, देखो मैं आपके सामने यहाँ पर जो है लेके आया हूं कि जो 200 रुपए का नोट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है
मतलब 1 रुपए का नोट आपने देखा तो वहां पर भारत सरकार लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है ना। दो, और इसमें जो है सबसे सबसे डिफरेंस जो है इन दोनों में, मतलब 1 रुपए का नोट और बाकी सब नोटों में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 रुपए के नोट पर ये भी नहीं लिखा होता कि मैं धारक को जो है 1 रुपया देने का अदा करने का जो है वचन देता हूं। बाकी सभी नोटों पर जो है ये लिखा होता है कि मैं धारक को, जैसे ये 200 रुपए का नोट आपके सामने है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब ये वचन कौन दे रहा है? ये आरबीआई दे रहा है। बाकी जो 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर कोई मतलब वचन नहीं दे सकता। वित्त मंत्री यहाँ पर वचन, वित्त जो सचिव होता है वो इसका मतलब इस वचन को नहीं दे सकता, वादा नहीं कर सकता। केवल ये जो वादा करती है, ये जो वचन देती है, ये केवल आरबीआई दे सकती है। तो इस पर लिखा होता है, बाकी 1 रुपए पर नहीं लिखा होता है। बाकी सभी नोटों पर जो है मैं धारक को जो है फलाना नोट अदा करने का जो है वचन देता हूं, ये सब नोटों पर जो है लिखा होगा। ठीक है ना, जितने का नोट होगा उतना ही रुपए यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है ना, तो ये जो है 200 का नोट है। बाकी जो है कौन कौन से, देखो ये 100 रुपए का नोट है, ये जो है आप देख सकते हो आपके पास, और ये 50 का है, ये जो है 20 रुपए का नोट है, ये 10 रुपए का नोट है, और बड़े नोट देखे तो 500 रुपए का है और 2000 रुपए का है ना। तो ये सारे नोट आपके सामने, और सभी पर जो है भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, और सभी पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को जो है जैसे 100 रुपए का है तो 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, 200 का है तो 200 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। इस टाइप से सब पर लिखा होता है। बाकी 1 रुपए पर नहीं लिखा होता है। 1 रुपए पर जो है इसको जो है भारत सरकार जो है वित्त सचिव के द्वारा जो है निर्गमित करते हैं, मतलब छापती है। बाकी सभी नोट को आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं। उसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट है, आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है ना। मतलब बैंकों के ऊपर आरबीआई है। हम बैंकों में अपना जो है पैसा जमा कराते हैं, लेकिन बैंक जो है अपना पैसा जो है आरबीआई में जमा कराती है। ठीक है ना, तो यहां पर देख सकते हैं आरबीआई का जनता के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। मतलब आरबीआई का जो आम जनता होती है उसके साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है। इसका रिलेशन जो होता है वो बैंकों के साथ होता है ना। आरबीआई का जो रिलेशन है जनता के साथ कोई नहीं होता। जन सामान्य के लिए जो काम बैंक करती है, मतलब हमारे लिए जो काम बैंक करती है, हम जैसे बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, हम बैंकों से ऋण लेते हैं, तो ये सारे काम जो है आरबीआई सभी बैंकों के लिए करती है। बैंकों के लिए वही काम आरबीआई करती है। क्लियर है क्या? उसके बाद जो है बैंकों की, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बैंकों की जो जमाएं स्वीकार करना है ना, ये बैंकों की जमाएं स्वीकार कौन करती है? आरबीआई करती है। तथा आवश्यकता पड़ने पर जो है बैंकों के लिए जो है ऋण को भी प्रदान करती है कौन? आरबीआई। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर आगे, तो ये जो है भारत सरकार का बैंक है ना। आरबीआई जो है, और आरबीआई में सरकार के जो है अकाउंट होते हैं, खाते होते हैं, है ना। और आरबीआई सरकार की जमाओं को जो है यहाँ पर स्वीकार करता है। उसके बाद सरकार को यहाँ पर जो है आरबीआई ऋण देने का, ऋण उपलब्ध करवाने का जो है ऋण उपलब्ध कराने का कार्य भी यहाँ पर जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है। और आरबीआई सरकार को जो है 90 दिन के लिए जो है अग्रिम देने, मतलब अग्रिम प्रदान करती है, अग्रिम देती है। अग्रिम क्या होता है? अग्रिम आप ऐसे मानो कि क्रेडिट कार्ड है। मतलब क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि हम उसको पहले जो है यूज कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड यदि आपने यूज किया हो तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? अग्रिम होता है। ये हम इसकी जो फैसिलिटी है, इसकी जो सर्विस है, वो कैसी किस टाइप की है कि हम इसको पहले यूज कर लेते हैं। इसमें जो भी हमारी लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड की, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, तो हम 1 लाख रुपए की पहले हमने शॉपिंग कर ली है ना। उसके लिए हमने अपने आप से कोई पैसा नहीं दिया। उस पैसे को जो है जिसका क्रेडिट कार्ड है, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उस बैंक ने पे किया है ना। तो ये हमने खर्च कर लिया है। अब जो जितने भी इसकी जैसे 45 दिन की जो है अवधि होती है क्रेडिट कार्ड की, लेकिन भारत सरकार के लिए जो अग्रिम होता है आरबीआई के द्वारा दिया जाने वाला अग्रिम, इसकी जो अवधि होती है चुकाने की वो 90 दिन की होती है। मतलब 90 दिन के लिए बिना किसी इंटरेस्ट के जो है सरकार आरबीआई से क्या ले सकती है? ऋण ले सकती है। एक तरह से हम ये माने, है ना, जिस पर सरकार को 90 दिन, यदि 90 दिन के अंदर अंदर चुका देती है तो इस पर सरकार कोई भी आरबीआई को जो है ऋण मतलब इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़ेगा, कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 दिन के लिए
जो है मैक्सिमम होती है, अग्रिम जो है। उसके बाद यदि हम बात करें तो बैंकिंग नीति को जो है आरबीआई के द्वारा यहां पर जारी किया जाता है, ठीक है ना। आरबीआई देश का जो है केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों पर जो है आरबीआई का यहां पर नियंत्रण होता है। और बैंकों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बैंकिंग अधिनियम 1949, ये आपको याद रखना है, बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई बैंकों के लिए जो नियम बनाता है, बैंकों को उसको जो है फॉलो करना होता है, जो भी नियम बनाए, है ना। यदि बैंक उनको फॉलो नहीं करती है तो आरबीआई उन पर एक्शन ले सकती है ना। बैंकों को जो निर्देश देता है उसे ही जो है यहां पर क्या बोला जाता है, बैंकिंग नीति बोला जाता है, बैंकिंग भाषा में, है ना। बैंकिंग भाषा में या इकोनॉमी की भाषा में जो है इसको बैंकिंग नीति बोला जाता है। इसको जो है आरबीआई जारी करती है और किस एक्ट के थ्रू, एक्ट 1949 के बेस पर जो है इसके द्वारा जो है बैंकिंग नीति जो है आरबीआई द्वारा जारी की जाती है, जिसको फॉलो करती है अन्य सभी बैंक के। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहां पर जो है विदेशी विनिमय कोष की व्यवस्था। विदेशी विनिमय मतलब यहां पर यदि हमें फॉरेन से, मतलब विदेश से यदि कोई भी फॉरेन करेंसी को हमें यहां पर जो है अपने पास जो है व्यवस्था करनी है, हमें कोई पेमेंट के लिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई व्यापार किया विदेशों से, यदि हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो वहां पर जो है हमें उस का जो है मूल्य चुकाने के लिए हमें उसकी उस देश की करेंसी में उसको मूल्य के रूप में चुकाना पड़ता है। तो वो जो करेंसी है हमारी, जो भारत की करेंसी है वो तो 1 रुपया है, तो हम यदि रुपया देंगे तो असर नहीं करेंगे। यदि हम कोई भी वस्तु यदि आयात करते हैं विदेश से और उस आयात के लिए यदि हम उसको कुछ पे करते हैं तो वो हमारी मुद्रा में नहीं करेंगे, हम उसी देश की मुद्रा में उसको पे करेंगे। तो उस देश की मुद्रा हमारे पास कहां से आएगी, हम तो छापते नहीं है। तो उस देश की मुद्रा हमारे पास आईएमएफ से जो है ली जाती है। हमारे पास जो है आरबीआई इसकी व्यवस्था करता है कि भाई यदि आपने मान लीजिए 10 करोड़ का कोई सामान खरीदा है किसी देश से, तो 10 करोड़ का जो सामान है उस देश के लिए उसकी मुद्रा में उसको चुकाना पड़ेगा। और ये मुद्रा की जो व्यवस्था करती है वो कौन करती है, आरबीआई करती है, ठीक है ना। तो विदेशी विनिमय कोष की व्यवस्था जो है आरबीआई के द्वारा की जाती है। विदेशी विनिमय कोष की व्यवस्था आरबीआई का दायित्व है और आरबीआई या तो जो है आईएमएफ से जो है मुद्रा की अदला बदली करवाकर या फिर ऋण लेकर विदेशी विनिमय कोष की व्यवस्था करते हैं। मतलब यहाँ पर विदेशी विनिमय कोष को बनाए रखने के लिए जो है यहाँ पर आरबीआई द्वारा जो है ऋण भी लिया जा सकता है या फिर रुपए को जो है एक्सचेंज भी कराया जा सकता है दूसरे देश की मुद्रा में, है ना। तो इस टाइप से तो यहाँ पर याद रखना है कि विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको हम बोलते हैं आईएमएफ, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, ये खजाना है ना। विदेशी, ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये खजाना है जिसमें जो है सभी देशों की जो है मुद्रा यहाँ पर जमा होती है और किसी भी देश को यदि दूसरे देश की मुद्रा में इसको एक्सचेंज करवाना है तो आईएमएफ से करवाया जा सकता है ना। तो यहाँ पर जो है भारत की ओर से आरबीआई जो है इसको करती है, मतलब लेन देन का जो कार्य करती है आरबीआई के द्वारा किया जाता है ना। और इसमें जो है यदि हम बात करें इसकी आगे, तो जिसमें आईएमएफ की बात करें तो जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है रिजर्व ट्रेंच आदि को जोड़कर यदि जो बनता है, ये जो आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, ये जो जब बनता है इनका जो जोड़ है इसको ही हम बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, आईएमएफ, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। तो ये सब जो है आपको याद रखना है कि इसमें आईएमएफ में क्या क्या इंक्लूड होता है विदेशी मुद्रा भंडार में। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति होती है ना, स्वर्ण भंडार होता है, विशेष आहरण अधिकार होता है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो रिजर्व ट्रेंच होती है उसको जो है सभी को यदि हम जोड़े तो इसको हम बोलेंगे विदेशी मुद्रा भंडार, आईएमएफ, है ना। और इसके द्वारा जो है विदेशी विनिमय कोष की जो है आरबीआई द्वारा व्यवस्था की जाती है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है साख पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। साख पर नियंत्रण कैसे बनाया जाता है, तो साख पर नियंत्रण बनाने के लिए जो है
मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई साख पर नियंत्रण बनाती है। मतलब साख पर नियंत्रण दो तरह से बनता है, एक तो मौद्रिक नीति के द्वारा, एक राजकोषीय नीति के द्वारा। लेकिन याद रखना है, मौद्रिक नीति को तो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है और राजकोषीय नीति को सरकार द्वारा जारी किया जाता है, और इन दोनों से जो है साख का नियंत्रण होता है। लेकिन हम अभी जो है आरबीआई को पढ़ रहे हैं, आरबीआई को डिस्कस कर रहे हैं, तो याद रखना है कि आरबीआई जो है साख का जो नियंत्रण करती है वो मौद्रिक नीति के द्वारा करती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो राजकोषीय नीति के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। साख पर नियंत्रण जो राजकोषीय नीति के द्वारा किया जाता है वो सरकार करती है, और मौद्रिक नीति के द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है साख पर वो आरबीआई करती है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मौद्रिक नीति क्या है, तो मौद्रिक नीति जो है इसको जारी करने वाला आरबीआई होता है, और प्रत्येक जो है वर्ष में यहाँ पर जो है एक वर्ष में जो है 6 बार इसको जो है मौद्रिक नीति को जारी किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये मौद्रिक नीति जो है ये ज्यादा प्रभावी होता है मुद्रास्फीति की जब कंडीशन होती है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, जब महंगाई हो जाए तो आरबीआई जो है मौद्रिक नीति को जब लागू करती है, मौद्रिक नीति जब बनाती है, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है ना। तो मुद्रास्फीति के केस में जो है मौद्रिक नीति जो है ज्यादा प्रभावी होती है। उसके बाद जो है मुद्रा के स्थायित्व का जो है, ये मुद्रा का स्थायित्व मतलब मुद्रा का जो मूल्य है उसमें जो है ज्यादा उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, है ना, अप डाउन ज्यादा ना हो। जैसे मान लीजिए 1 रुपए या मान लीजिए 100 रुपए में 1000 वस्तु आती है ना। अभी प्रेजेंट में 100 रुपए में 1000 वस्तु आती है, और फिर जो है एक दिन बाद ही जो है 100 रुपए में केवल 100 मान लीजिए 500 वस्तु आ रही है, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गया। मतलब मुद्रा के मूल्य में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, तो इसके स्थायित्व को, इसको स्थायी बनाए रखने के जो उपकरण है वो है मौद्रिक नीति, जो कि आरबीआई जो है अप्लाई करती है ना। मतलब मुद्रा के स्थायित्वता को बनाए रखने का जो है एक उपकरण है मौद्रिक नीति, जिसको अप्लाई करने का काम यहाँ पर कौन करती है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यदि हम राजकोषीय बात करें, राजकोषीय नीति, तो आपको बता दिया था राजकोषीय नीति जैसे मौद्रिक नीति को तो आरबीआई जारी करती है, लेकिन राजकोषीय नीति को यहाँ पर सरकार द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये वार्षिक रूप से होती है। देखो आरबीआई जो है मौद्रिक नीति को एक वर्ष में 6 बार करती है, लेकिन राजकोषीय नीति प्रत्येक एक वर्ष में होती है ना। और मंदी में ये प्रभावी होती है। देखो मुद्रास्फीति में तो जो है मौद्रिक नीति जो है प्रभावी होती है, और मंदी की स्थिति में जो है राजकोषीय नीति यहाँ पर प्रभावी होगी। क्लियर है क्या। और आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय का ये एक उपकरण है ना। मतलब जो राजकोषीय नीति जो जारी की जाती है वो ये देखकर सरकार जो है इस कंडीशन को देखकर जारी करती है कि मतलब यहाँ पर जो भी नीति बनाएगी राजकोषीय नीति वो फेवर में होगी, किसके, आर्थिक विकास के फेवर में होगी, सामाजिक न्याय के फेवर में होगी, है ना। मतलब वो जो भी नीति होगी उससे आर्थिक विकास होगा और सामाजिक न्याय होगा, समाज में न्याय होगा, सभी में समानता को अपना जो है एक उद्देश्य बनाकर जो है राजकोषीय नीति बनाई जाती है सरकार के द्वारा। क्लियर है क्या। यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो मौद्रिक नीति को जो जारी करती है वो मैंने आपको बता दिया आरबीआई करती है, और कैसे करती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मौद्रिक नीति जारी करना, तो मौद्रिक नीति जो जारी की जाती है वो मुद्रा के मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई जो नीति जारी करती है उसको हम बोलते हैं मौद्रिक नीति, ठीक है ना। आरबीआई अपने मौद्रिक नीति की समीक्षा प्रत्येक जो है 3 महीने के अंतराल में करती है। मतलब 3 महीने के अंतराल में करेगी तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति की। लेकिन फिलहाल यदि हम बात करें, है ना, मतलब 3 महीने का मतलब हो गया कि एक वर्ष में केवल 4 बार। लेकिन प्रेजेंट में यदि हम बात करें तो उर्जित पटेल समिति 2014 की सिफारिश के बाद जो है मौद्रिक नीति की जो समीक्षा की जाती है वो प्रत्येक 2 महीने के अंतराल में की जाती है। 2 महीने में की जाती है, इसका मतलब वर्ष में कितनी बार की जाएगी, 6 बार की जाएगी, ठीक है क्या। उसके बाद आपको मौद्रिक नीति, यदि हम बात करें मौद्रिक नीति क्या है, तो मौद्रिक नीति 2 टाइप से हम इसको जो है पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें जो है मौद्रिक नीति जो जारी की जाती है वो 2 टाइप से की जाती है। एक तो मात्रात्मक होती है, एक गुणात्मक होती है। मात्रात्मक में क्या होता है कि जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट है ना, जो कि मौद्रिक नीति के लिए है मात्रात्मक रूप से, है ना, तो वो क्या है कि
CRR, SLR, इसको भी हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। CRR, SLR, RR और उसके बाद BR, ठीक है। उसके बाद जो है MSF, इनका क्या पूरा नाम होता है, और RRR। देखो CRR होता है कैश रिजर्व रेशो, SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, उसके बाद जो RR होता है वो होता है रेपो रेट, और फिर BR बैंक रेट, फिर MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फंड, उसके बाद RRR जो होता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो ये जो है, ये मैंने केवल नाम बताए कि इनका फुल जो फॉर्म होता है, फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको बताया, लेकिन अभी हम इसको पूरा डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है एक और है OMO, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना। तो ये सारा कुछ है आपके सामने। उसके बाद गुणात्मक परिवर्तन जो है उसमें क्या आएगा, मार्जिन परिवर्तन आएगा। मार्जिन परिवर्तन देखो, हम यहाँ पर इसको छोटा सा है तो इसको हम यही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मात्रात्मक परिवर्तन अब हम पूरा जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। मार्जिन परिवर्तन क्या है, देखो मार्जिन परिवर्तन है कि बैंक मौद्रिक नीति जारी कर मार्जिन परिवर्तन को चेंज करती रहती है। मार्जिन परिवर्तन है क्या है, तो मार्जिन परिवर्तन ऐसा है कि जैसे हम कोई यदि ऋण ले रहे हैं, कोई लोन ले रहे हैं बैंक से, और उसके लिए हम कुछ गिरवी रख रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपने पास जो गोल्ड था उसको बैंक में गिरवी रखा, हम गोल्ड को बेचना भी नहीं चाहते और गोल्ड को बेचकर हम जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि गोल्ड को हम बैंक में रख दे और उसके बदले हमें कुछ पैसे हमारे पास हमें बैंक से मिल जाए, है ना। तो क्या होता है कि बैंक को जब हम गोल्ड देते हैं, सोना देते हैं, तो वो गोल्ड जो है, जैसे मान लीजिए उसकी जो प्रेजेंट में जो वैल्यू है वो मान लीजिए 1 लाख रुपए, लेकिन गोल्ड का आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू जो है फ्लक्चुएट होती है ना। इसका मार्केट जो है पर डे जो है चेंज होता रहता है। तो इस कारण जो है मार्केट कितना गिर जाएगा या कितना अप हो जाएगा, कितना डाउन हो जाएगा, इसकी फ्लक्चुएशन जो है इसको थोड़ा सा काउंट कर इसका एक आइडिया जो है RBI के पास होता है, ठीक है ना। तो इस जैसे 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू गोल्ड का 1 लाख का है, तो उस पर यदि जो आपको लोन दिया जाएगा तो वो जो उसका कितना परसेंट, 1 लाख का जैसे मान लीजिए 60%, मतलब 60,000 रुपए आपको लोन के मिले। मतलब गोल्ड आपने 1 लाख का जमा कराया लेकिन आपको 60,000 रुपए ही लोन का मिल रहा है। मतलब जो ये बीच में जो गैप रह गया ना, जिसका पैसा आपको नहीं मिला 40,000 रुपए, उसी को हम बोलते हैं मार्जिन परिवर्तन। और ये मार्जिन परिवर्तन जो है RBI के द्वारा जो है चेंज किया जा सकता है कभी भी, है ना। मतलब ये चेंज, यदि ये गैप, ये मार्जिन परिवर्तन ज्यादा रहा तो लोन कम मिलेगा। जैसे मान लीजिए मार्जिन परिवर्तन 50% कर दिया, इसका मतलब 1 लाख का सोना है तो आपको 50,000 ही मिलेंगे। मार्जिन परिवर्तन मान लीजिए 20% कर दिया, मतलब 1 लाख का सोना है तो 20% रहेगा, मतलब 20% आपको लोन कम मिलेगा, मतलब 80,000 ही मिलेगा, है ना। तो ये होता है मार्जिन परिवर्तन। तो मार्जिन परिवर्तन यदि ज्यादा होगा, मार्जिन यदि ज्यादा होगा तो लोन कम मिलेगा, मार्जिन यदि कम होगा तो लोन आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। उसके बाद यदि हम बात करें नैतिक दबाव, मतलब बैंकों पर जो है नैतिक दबाव RBI द्वारा रखा जाता है। उनसे मतलब कोई भी यदि जैसे कोई भी नीति यदि जो RBI द्वारा कोई भी रूल बनाया जाता है, छोटे मोटे कंडीशन को देखते हुए टाइम पर, उनको जो है रिक्वेस्टली जो है RBI के द्वारा नैतिक रूप से जो है बैंकों के थ्रू उनको अप्लाई कराने के लिए बोला जाता है ना। उसके बाद जो है अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई की जाती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई रूल बनाया कि भाई, जैसे मान लीजिए कोरोना काल में एक नियम बनाया कि 6 महीने की जो है एक फैसिलिटी दी गई कि यदि कोई ने किसी ने ऋण ले रखा है किसी भी बैंक से, तो वो 6 महीने अपनी जो क्या होता है इंस्टॉलमेंट को जो है वो रोक सकता है यदि वो चाहे तो, है ना। मतलब यदि नहीं चाह रहा, मतलब वो चाह रहा है कि जो है मैं कंटिन्यू पे करता रहूं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोरोना काल में 6 महीने के लिए जो है RBI के द्वारा एक रूल बनाया जो कि सभी बैंकों से अप्लाई करवाया
है ना। तो ये अनुशासनात्मक कार्रवाई है जो कि बैंक आरबीआई जो है बैंकों से करवाती है। इसको भी हम जो है मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक परिवर्तन में लेते हैं, गुणात्मक नीति के अंतर्गत, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम यदि बात करें कि साख परिवर्तन भी हम जो है यहाँ पर काउंट करते हैं गुणात्मक परिवर्तन में। तो ये सारा कुछ है ना। उसके बाद यदि हम मात्रात्मक परिवर्तन को हम डिटेल से पढ़े तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सीआरआर, जिसको मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, कैश रिजर्व रेशियो इसका जो है फुल फॉर्म होता है। उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो जो है वो क्या होता है। देखो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जो बैंक होती है, व्यापारिक बैंक, इनके पास जो है ग्राहकों से जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है, जैसे मान लीजिए एक दिन में जैसे मान लीजिए 10 ग्राहक जो है पैसा जमा करा के गए 10 लाख रुपए, है ना, 10 लाख रुपए जमा करा के गए, तो 10 लाख रुपए जमा कराने का मतलब है कि वो जो 10 लाख है वो बैंक अपने पास नहीं रखती है, उस बैंक को वो जो है अन्य ग्राहकों को लोन के लिए बांटती है। मतलब इधर से कोई ग्राहक 10 लाख रुपए जमा करा के जा रहा है, मान लीजिए उस पर जो ग्राहक जमा करा के जा रहा है उस पर 2% ब्याज जो है ये व्यापारिक बैंक जिसमें जो है जमा कराया जिस बैंक में उससे मिलता है, तो 2% यहां पर ग्राहक के पास चल जाएगा 10 लाख पर। लेकिन जब इसको लोन पर दिया जाता है, अपने पास नहीं रखती, पैसे को अपने पास जमा नहीं रखती, है ना, ये जो पैसा है ये लोन में बांट दिया जाता है। और लोन में जब बांटा जाएगा तो लिया तो इसने 2% पर था और देगी ये 4% पर, 5% पर, मतलब जो ये 2% पर लिया है और 4 पर या 5% पर दिया है, तो यहां पर जो बीच का गैप है ये जो है बैंक का प्रॉफिट है ना। ये बैंक का प्रॉफिट करोड़ों में अरबों में होता है ना, क्योंकि जो हमारा जो मैक्सिमम पैसा होता है सभी का वो बैंकों में ही होता है और बैंक जो है इसको सर्कुलेट करती रहती है ना। तो ये सारा कुछ हुआ, लेकिन मैं अपन बात पॉइंट पर आते हैं कि सीआरआर क्या है। तो यहां पर 1 लाख रुपए इधर से आए और वापस पूरा लोन दे दिया, तो क्या होता है यदि जिसको लोन दिया यदि वो लोन नहीं चुकाता है तो जो बैंक ने जिससे ये पैसा लिया था बैंक भी उसको नहीं चुका पाएगी, क्योंकि पैसा वहां से आएगा तभी जो है वो ग्राहक को चुका पाएगी, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि आरबीआई ने एक रूल बना रखा है, वो क्या है कि कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब है कि जो भी पैसा डिपॉजिट हुआ है बैंक में उसमें से कुछ भाग, कुछ प्रतिशत, जैसे वो जो प्रतिशत होता है वो याद रखना 3 से 15% होता है ना। 3 से 15% होता है कि मान लीजिए अपन तो 3% मान लेते हैं, तो जितना पैसा है जैसे 100 रुपए आया तो 100 रुपए का 3%, 3 रुपए, ये आरबीआई के पास जो है बैंक को जमा कराना होता है। मतलब उसको वो बैंक जो है खर्च नहीं कर सकती, लोन पर नहीं दे सकती, ये 3% पैसा आरबीआई के पास जो है बैंक के द्वारा जमा करा दिया जाता है, ठीक है ना। बाकी जो 97% पैसा है उसमें से भी कुछ पैसा जो है SLR, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में जो है खुद के पास जो है बैंक रखती है, बैंक अपने पास ही रखती है। जो सीआरआर है इसको तो बैंक आरबीआई के पास जमा कराती है, लेकिन एसएलआर जो है ये बैंक अपने पास रखती है ना, रिजर्व रेशियो के रूप में, ठीक है ना। वो फॉरेन करेंसी के रूप में भी रख सकते हैं, किसी प्रतिभूति के रूप में भी रख सकती है, लेकिन ये जो है 0 से 40% हो सकता है। मतलब 0 से 40% ये कौन तय करेगा, ये आरबीआई तय करती है ना। तो आरबीआई जो है जैसे मान लीजिए 40% तय करती है, आरबीआई इसको 40% तय करती है कि एसएलआर जो होगा वो 40% होगा। फिलहाल प्रेजेंट में भी 18% चल रहा है, ठीक है। यदि आज हम बात करें जो है तो प्रेजेंट में जो है 18% चल रहा है, बाकी 0 से 40% हो सकता है। तो हम मानकर चलते 40% यदि एसएलआर आरबीआई द्वारा फिक्स किया जाता है, तो जो व्यापारिक बैंक है 3% तो हमने वो माना था सीआरआर, और जो एसएलआर है वो 40% है। तो 40 और 3% पैसा जो है मतलब टोटल 43%, 43% पैसा जो व्यापारिक बैंक है वो लोन नहीं दे पाएगी। बाकी जो है कितना बचा, उसके बाद 43% के बाद जो है 57% जो है पैसा लोन में वो दे सकती है ना। मतलब 57% पैसा को ही लोन पर दिया जा सकता है।
अब यदि आरबीआई इसको कम कर देती है, मतलब 40% की जगह 4% ही कर देती है, तो व्यापारिक बैंक ज्यादा लोन दे सकती है। मतलब सीआरआर एसएलआर का टोटल जितना कम होगा, लोन व्यापारी बैंक उतना ही ज्यादा बांट सकती है, और सीआरआर एसएलआर का टोटल जितना ज्यादा होगा तो व्यापारी बैंक जो है लोन उतना ही जो है कम बांट सकती है। मतलब इनमें जो है अपोजिट रिलेशन होता है। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने है कि जो आरबीआई है, सॉरी व्यापारी बैंक जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है किसी ग्राहक के द्वारा 1000 रुपए जमा कराया जाता है, तो सीआरआर प्लस एसएलआर यहाँ पर जो बताया गया यहाँ पर 60 रुपए और 200 रुपए है ना, टोटल हो गया 260 रुपए जो है जमा कर लिया जाता है, मतलब रिजर्व रेशो के रूप में। उसके बाद जो बचा पैसा है 740 रुपए, इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज ए इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट जो लोन के रूप में, ठीक है ना। तो ये जो है लोन के रूप में बचा हुआ पैसा, मतलब रिजर्व में कौन सा रखा है, 260 रुपए रिजर्व में रख लिए, जो कि सीआरआर प्लस एसएलआर का टोटल है। सीआरआर तो आरबीआई में जमा कराया जाता है, और एसएलआर जो है वो प्रतिभूतियों के रूप में या फिर कैश रिजर्वेशन कैश के रूप में जो है व्यापारी बैंक अपने पास रखती है। ये प्रतिभूति है नीचे जो है आपके सामने, है ना, और आरबीआई और प्रतिभूति, है ना। तो एसएलआर मतलब एसएलआर जो है 200 रुपए का है, और सीआरआर जो है यहाँ पर 60 रुपए का। तो टोटल कितना होंगे 260 रुपए, 1000 से माइनस किया तो 740 रुपए जो है ये जो व्यापारी बैंक है ये लोन में बांट सकती है। उसके बाद यदि हम बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट जो होता है ये आरबीआई बैंकों को जो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, इसको हम बोलते हैं रेपो रेट। ये चेंज हो सकता है, मतलब कभी भी आरबीआई जो है चेंज करती है। तो आरबीआई जो बैंकों को ऋण देती है वो भी कौन सा, अल्पकालीन ऋण। ये अल्पकालीन ऋण मतलब होता है 90 दिन का ऋण, 90 दिन के कम, मतलब मैक्सिमम 90 दिन का होता है अल्पकालीन, है ना। यदि 90 दिन से ज्यादा जाता है तो ये दीर्घकालीन हो जाता है, और 90 दिन के अंदर में रहता है तो ये अल्पकालीन ऋण है। तो आरबीआई जब बैंकों को ऋण देती है तो जिस दर पर देती है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। उसके बाद यदि एमएसएफ मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, है ना, यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है एक दिन का जो है अति अल्पकालीन ऋण होता है, जिसको आरबीआई बैंकों को देती है। एक दिन का इमरजेंसी यदि लोन यदि चाहिए किसी भी व्यापारी बैंकों को एक दिन का, तो उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, और एक दिन का होता है ना। तो ये जो है आरबीआई जो है व्यापारी बैंकों को देती है, और एक दिन के लिए ये अति अल्पकालीन ऋण होता है ना, एमएसएफ। फिर होता है बीआर बैंक रेट, इस दर पर जो है दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है, और दीर्घकालीन ऋण का मतलब होता है 90 दिन से अधिक का ऋण, है ना। तो व्यापारिक बैंक को जो ऋण दिया जाता है यहाँ पर आरबीआई के द्वारा, वो दीर्घकालीन ऋण होता है बीआर रेट पर यदि दिया जाए तो, ठीक है। उसके बाद आरआरआर ट्रिपल आर, ये होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि अभी तक तो जो ये तीन जो आपको रेट बताइए, आरआर, एमएसएफ और बीआर, इसमें तो आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और एक दिन का अति अल्पकालीन ऋण, है ना। तो ये जो है आरबीआई बैंकों को दे रही है, और एक होता है जो कि आरबीआई बैंकों से ऋण लेती है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, है ना। यहां पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों से ऋण लेती है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा याद रखना है। उसके बाद हम यदि बात करें यहां पर, तो कंट्रोल कैसे करती है मौद्रिक नीति से आरबीआई जो है ना, तो कंट्रोल यदि रिसेशन है, रिसेशन मतलब मंदी की स्थिति है ना, तो मंदी की स्थिति को कंट्रोल कैसे करती है, तो जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, ये रिसेशन की कंडीशन में क्या होगा, रिसेशन कब होगा, मंदी की स्थिति कब होगी, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा खरीदने के लिए, और व्यापारी के पास जो है खरीदने के लिए ग्राहक नहीं होंगे, मतलब उसके पास जो है व्यापारी के पास बेचने के लिए ग्राहक नहीं होंगे, और ग्राहक के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। तो पैसे की कमी के कारण जो है व्यापारियों को मोटिवेशन नहीं मिलता, और उत्पादन घट जाता है, जीडीपी घट जाती है। तो इन सबको जो है कंट्रोल में रखने के लिए मंदी की स्थिति में क्या होता है कि जो पैसे का जो भाव है वो जनता की ओर किया जाता है। और वो कैसे होगा, तो वो होगा कि जब लोन जनता को इजीली प्रोवाइड हो जाए। अब लोन इजीली कैसे प्रोवाइड होगा कि जब
लोन व्यापारिक बैंकों के लिए लोन के लिए जो है पैसा ज्यादा होगा। और ये पैसा ज्यादा कब होगा? जब सीआरआर और एसएलआर की रेट जो है वो कैसी होगी? कम होगी। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम के हिसाब से बताया है कि यदि मंदी की स्थिति को यदि कंट्रोल करना है एसबीआई आरबीआई द्वारा, तो ये जो है पैसा जो है, रुपया जो है वो कहां भेजेगी? बैंकों में भेजेगी। और बैंकों में भेजेगी तो बैंकों में भेजने पर जो है बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे, और जब ज्यादा लोन दे पाएंगे तो हाई जो है यहाँ पर मनी सप्लाई होगी। और जब हाई मनी सप्लाई होगी तो जो पैसा है वो लोगों के पास जब पहुंचेगा तो लोग उसको खर्च करेंगे। खर्च किस पर करेंगे? व्यापारियों से कुछ खरीदेंगे, व्यापारियों से खरीदेंगे तो मंदी की स्थिति जो थी मार्केट में वो यहाँ पर जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से जो है आपको थोड़ा समझ लेना है। और दूसरी कंडीशन है यहाँ पर इन्फ्लेशन। यदि महंगाई की स्थिति, मुद्रा स्थिति की यदि स्थिति को कंट्रोल करना है आरबीआई के द्वारा, तो ये कंट्रोल कैसे किया जाता है?